हेलो दोस्तों, इस वीडियो सत्र में आपका स्वागत है। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वो है कार्बन में आबंधन और उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति, बॉन्डिंग इन कार्बन एंड इट्स वर्सेटैलिटी। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, हमें पता होना चाहिए कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 है, जिसका अर्थ है कि कार्बन के एक परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे होगा? लेकिन दोस्तों, हम कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं ताकि हम कार्बन में आबंधनों के प्रकार को समझ सकें। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना होता है या उनका ह्रास करना होता है। लेकिन क्या ये संभव है? चूंकि कार्बन एक छोटा परमाणु है, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉनों को परमाणु के नाभिक द्वारा प्रबल आकर्षण द्वारा पकड़ कर रखा जाता है। इसलिए कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉनों का ह्रास संभव नहीं है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना भी संभव नहीं है। कल्पना कीजिए, यदि कार्बन को इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना या इलेक्ट्रॉनों का ह्रास करना हो तो 1. ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4- ऋणायन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो सकता है। 2. ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4+ धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉनों का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है। कार्बन के सबसे बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जो वह इलेक्ट्रॉनों को साझा करके प्राप्त करता है। चूंकि एक कार्बन परमाणु को उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी संयोजकता वैलेंसी 4 होगी, अर्थात कार्बन चतुः संयोजक टेट्रावैलेंट है। कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। जिन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के ही होते हैं तथा इनके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। कार्बन के यौगिकों की चर्चा करने से पहले इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने कुछ सामान्य अणुओं को समझते हैं। इस तरह से बने अणुओं में सबसे सामान्य अणु हाइड्रोजन का है। जैसा कि हमने पहले अध्ययन किया है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है, अतः इसके K कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तथा K कोश को भरने के लिए इसको 1 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु H2 बनाते हैं। परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन का प्रत्येक अणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को प्राप्त करता है, जिसके K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के एक युग्म की साझेदारी के द्वारा बनने वाले आबंध सहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं।
सहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतराअणुक बल इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड दुर्बल होता है। फलस्वरूप इन यौगिकों के क्वथनांक एवं गलनांक कम होते हैं। चूंकि परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण बनते हैं, सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। आइए अब हम कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में जानें। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा सहसंयोजी आबंध का निर्माण देखा। आप सरल कार्बन यौगिक मीथेन की संरचना भी यहाँ देख सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम कितनी चीजों का उपयोग करते हैं जिसमें कार्बन होता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन में बड़ी संख्या में यौगिक बनाने की क्षमता होती है। कार्बन में दो कारक देखे गए हैं। एक, कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन कैटनेशन कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला, कार्बन की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक, द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। द्वि अथवा त्रि आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। कार्बन यौगिकों में जिस सीमा तक श्रृंखला का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः ये स्थायी होता है। फलस्वरूप अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। 2. चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर तथा अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। कार्बन में पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षणों चतुः संयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया था तथा ये समझा गया था कि ये कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कार्बन में आबंधन और उसकी सर्वतोमुखी प्रकृति, इस सत्र में हम जिस विषय को सीखने जा रहे हैं वह है संतृप्त और असंतृप्त कार्बन यौगिक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो बच्चों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाएं, हमें पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और कार्बन से बना एक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है और ये हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों, सबसे पहले हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में चर्चा करेंगे। उन्हें
एल्केन भी कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु केवल एकल बंध से जुड़े होते हैं, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इसे एल्केन भी कहा जाता है। इस प्रकार हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को एल्केन कहते हैं। इन सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम एन के साथ समाप्त होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन का सामान्य सूत्र इस प्रकार लिखा जाता है CnH2n+2, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। चलिए अब उदाहरणों की सहायता से संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर चर्चा करें। यदि एक एल्केन के अणु में एक कार्बन परमाणु होता है, जब n 1 के बराबर होता है, सामान्य सूत्र के अनुसार इसका यौगिक सूत्र CH4 बन जाता है, जिसे हम मीथेन कहते हैं। इसी तरह यदि हम n 2 के बराबर लेते हैं तो हम ईथेन प्राप्त करते हैं। ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन रासायनिक रूप से बहुत अभिक्रियाशील नहीं होते हैं, यानी ये काफी कम अभिक्रियाशील होते हैं। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु एक द्विआबंध या त्रिआबंध से जुड़े होते हैं, वो एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ईथेन और इथाइन 2 महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन हैं, क्योंकि ईथेन में द्विआबंध होता है और इथाइन में एक त्रिआबंध होता है। 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 2 जोड़े इलेक्ट्रॉनों को साझा करके एक द्विआबंध बनाया जाता है, जबकि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच 3 इलेक्ट्रॉन जोड़े के साझाकरण से एक त्रिआबंध बनता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रैकिंग नामक प्रक्रिया द्वारा ज्यादातर पेट्रोलियम से प्राप्त किए जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं। एक द्विआबंध हाइड्रोकार्बन को एल्कीन भी कहा जाता है। 2 त्रिआबंध हाइड्रोकार्बन को एल्काइन भी कहा जाता है। अब हम प्रत्येक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन परमाणु एक द्विआबंध से जुड़े होते हैं, वह एल्कीन कहलाता है। इन एल्कीन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है, जो 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े के साझाकरण से बनता है। इथीन C2H4 और प्रोपीन C3H6 2 अलग-अलग एल्कीन्स हैं। क्यों? क्योंकि उनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच द्विआबंध होता है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि केवल एक कार्बन परमाणु होने पर कोई एल्कीन नहीं हो सकता है? एक एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n है, जहां n उस अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। चलो एक उदाहरण लेते हैं। यदि किसी एल्कीन के अणु में 2 कार्बन परमाणु हैं, तो n 2 के बराबर है और इसका आणविक सूत्र C2H4 होगा। 2 इसी तरह जब n 3 के बराबर है तो हमें प्रोपीन मिलेगा। सबसे सरल एल्कीन इथीन है और इसका सामान्य नाम इथिलीन है। आइए अब एल्काइन के बारे में चर्चा करते हैं। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणु त्रिआबंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार एल्काइन में कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिआबंध होता है, जो 3 जोड़े इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनता है।
इथाइन और प्रोपाइन एल्काइन होते हैं क्योंकि उनमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक क्रियाबंध होता है। इसके अलावा एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि केवल एक कार्बन परमाणु होने पर कोई एल्काइन नहीं हो सकता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है, जहां N एल्काइन के एक अणु में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। उदाहरणों की मदद से इसकी चर्चा करते हैं। 1. यदि किसी एल्काइन के अणु में 2 कार्बन परमाणु हैं, तो N 2 के बराबर है। इसका सूत्र C2H2 होगा, जो कि इथाइन है। 2. इसी तरह अगर हम N 3 के बराबर लेते हैं तो हमें प्रोपाइन मिलेगा। सबसे सरल एल्काइन इथाइन है, जिसका सूत्र C2H2 है और इसका सामान्य नाम एसिटिलीन है। साथ ही बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की तुलना में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। दूसरे शब्दों में एल्कीन और एल्काइन एल्केन की तुलना में रासायनिक रूप से अधिक अभिक्रियाशील हैं। 2 कार्बन वाले एल्केन को इथेन कहा जाता है। 2 कार्बन वाले एल्कीन को इथीन कहा जाता है और 2 कार्बन परमाणुओं वाले एल्काइन को इथाइन कहा जाता है। ये सभी यौगिक सहसंयोजक अणु हैं, जो विभिन्न परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझाकरण से बनते हैं। इस सत्र में हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। दोस्तों, सबसे आम कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, जो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइन्स हैं। हम आज जिन रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करने जा रहे हैं वे हैं दहन अभिक्रियाएं, कंबस्टन रिएक्शन, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, संकलन अभिक्रियाएं, एडिशन रिएक्शन और प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, रिप्लेसमेंट रिएक्शन। दहन अभिक्रिया सभी प्रकार के हाइड्रोकार्बन में होती है। प्रतिस्थापन केवल संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्केन द्वारा होती हैं, जबकि संकलन अभिक्रियाएं केवल असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एल्कीन्स द्वारा होती हैं। आइए हम दहन अभिक्रिया कंबस्टन रिएक्शन से शुरू करते हैं। अपने सभी अपरूपों में कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। दहन पर अधिकांश कार्बन यौगिक भी प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश को मुक्त करते हैं। ये कुछ ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं जिनका अध्ययन हम कर चुके हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से अत्यधिक काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। लेकिन वायु की आपूर्ति को सीमित कर देने से अपूर्ण दहन होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से भी कज्जली ज्वाला निकलेगी। घर में उपयोग में लाई जाने वाली गैस अथवा कैरोसिन के स्टोव में वायु के लिए छिद्र होते हैं, जिनसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देता है। यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे, तो इसका अर्थ होगा कि वायु छिद्र अवरुद्ध हैं तथा ईंधन का व्यर्थ व्यय हो रहा है। कोयले तथा पेट्रोलियम जैसे ईंधनों में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती हैं। इनके दहन के फलस्वरूप सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक हैं। तो दोस्तों, हम दहन अभिक्रिया
कंबस्शन रिएक्शन को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऊष्मा एवं प्रकाश देने के लिए कार्बन यौगिक के दहन की अभिक्रिया को दहन अभिक्रिया कहते हैं। आइए एक और उदाहरण पर चर्चा करें। एल्केन्स वायु में जलकर अत्यधिक ऊष्मा पैदा करते हैं, जिसके कारण एल्केन्स उत्कृष्ट ईंधन हैं। जिस अभिक्रिया में एक यौगिक ऑक्सीजन प्राप्त गेन करता है या उसमें से हाइड्रोजन का ह्रास लॉस होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन कहलाती है। दहन करने पर कार्बन यौगिकों को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रियाएं भी होती हैं जिनमें अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। इन पदार्थों को ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहा जाता है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अथवा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों में ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं। अतएव इनको ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन क्या है और ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या है। चलिए अगले प्रकार की अभिक्रियाओं के बारे में जानें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को कुछ अन्य परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अत्यधिक अनभिकृत होते हैं तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन के हाइड्रोकार्बन का संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह दूसरे का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में मीथेन के केवल एक हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है और हमें क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। अधिक क्लोरीन की आपूर्ति करने से एक एक करके क्लोरीन द्वारा मीथेन के सभी हाइड्रोजन परमाणुओं को प्रतिस्थापित करना संभव है। इस तरह हम 3 और यौगिक डाइक्लोरोमीथेन या मिथिलीन डाइक्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम अगली अभिक्रिया के बारे में जानें। जिस अभिक्रिया में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसी एक उत्पाद को बनाने के लिए किसी अन्य पदार्थ के साथ संकलित होता है, उसे संकलन अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन कहते हैं। संकलन अभिक्रियाएं जैसे कि हाइड्रोजन, क्लोरीन या ब्रोमीन के अलावा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की एक विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। सभी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें द्विआबंध और त्रिआबंध होते हैं, जैसे कि एल्कीन्स और एल्काइन्स, संकलन अभिक्रियाएं करते हैं। पैलेडियम अथवा निकेल जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारणतः वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में
इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है कि वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारणतः जंतु वसा में संतृप्त वसा अम्ल होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माने जाते हैं। भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेलों का उपयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए निकेल या पैलेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन के जोड़ को हाइड्रोजनीकरण हाइड्रोजनेशन कहा जाता है और वनस्पति तेलों से वनस्पति घी तैयार करने के लिए इस हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का अध्ययन किया। इस सत्र में हम जिस विषय को कवर करने जा रहे हैं वह है एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, एथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड। कई कार्बन यौगिक हमारे लिए अमूल्य हैं, लेकिन इस सत्र में हम दो व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण यौगिकों के गुणों का अध्ययन करेंगे, एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल। एथेनॉल कक्ष के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। सामान्यतः एथेनॉल को अल्कोहल कहा जाता है तथा ये सभी अल्कोहली पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। इसके अतिरिक्त ये एक अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि जैसी औषधियों में होता है। एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी भी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। हालांकि अल्कोहल पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल परिशुद्ध अल्कोहल की थोड़ी सी भी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। काफी समय तक अल्कोहल का सेवन करने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम एथेनॉल की अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। 1. सोडियम के साथ अभिक्रिया। अल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। एथेनॉल के साथ अभिक्रिया में दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड बनता है। 2. असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की अभिक्रिया। 443 के तापमान पर एथेनॉल को अधिक सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर एथेनॉल निर्जलीकरण होकर एथीन बनता है। इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जलीकारक के रूप में काम करता है, जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। एथेनॉइक अम्ल को सामान्यतः एसिटिक अम्ल कहा जाता है तथा ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह से संबंधित है। एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है एवं इसे आचार में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। शुद्ध एथेनॉइक अम्ल का गलनांक 290 के होता है और इसलिए ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में ये जम जाता है। इस कारण इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहा जाने वाला कार्बनिक यौगिकों के समूह के अभिलक्षण इसकी अम्लीयता होती है। हालांकि खनिज अम्लों के विपरीत कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। खनिज अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पूरी तरह आयनीकृत हो जाते हैं। अब हम एथेनॉइक अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाओं पर चर्चा करेंगे। 1. एसिटीकरण अभिक्रिया। एस्टर मुख्य रूप से अम्ल एवं अल्कोहल की अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। एथेनॉइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। सामान्यतः एस्टर की गंध मृदु होती है,
इसका उपयोग इत्र एवं स्वाद उत्पन्न करने वाले कारक के रूप में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया द्वारा जो एक क्षार है, एस्टर पुनः अल्कोहल एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण बनाता है। इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इससे साबुन तैयार किया जाता है। साबुन दीर्घ श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों, सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं। 2. क्षारक के साथ अभिक्रिया। खनिज अम्ल की भांति एथेनॉइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक से अभिक्रिया करके लवण सोडियम एथेनॉइट या सोडियम एसिटेट तथा जल बनता है। 3. कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इथेनॉइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है। इस अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम एसिटेट कहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एथेनॉल तथा एथेनॉइक अम्ल, इथेनॉल एंड एथेनॉइक एसिड के बारे में अध्ययन किया। आज हम इस वीडियो में समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज और कार्बन यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कि हमने बहुत सारी पुस्तकों को उनके विषय के अनुसार अलग अलग बांट लिया, अर्थात हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान इत्यादि की सभी पुस्तकों को अलग अलग रख दिया। तो हर समूह में क्या समानता हुई? जी हां, हर समूह का विषय समान है। आइए इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, समजातीय अर्थात समान जाति वाले कार्बन यौगिक, इसकी परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं। समान जाति वाले कार्बन यौगिकों का वो समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं प्रकार्यात्मक समूह समान हो। एल्केन समजातीय श्रेणी इस प्रकार है: मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन इत्यादि। एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में CH2 यूनिट का अंतर है। जैसे मीथेन से ईथेन में CH2 यूनिट का फर्क है, ईथेन से प्रोपेन, प्रोपेन से ब्यूटेन, ब्यूटेन से पेंटेन में भी CH2 का अंतर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी के किसी भी यौगिक को हम CnH2n+2 इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि श्रेणी के सबसे पहले यौगिक मीथेन में N की संख्या 1 होगी। अब यदि हम इस सूत्र में N की जगह 1 लिखें तो मीथेन के आणविक सूत्र CH4 पाएंगे। इस श्रेणी में सभी कार्बन यौगिक एकल आबंध सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तथा इसलिए इनके नाम के आगे एन जुड़ता है, जैसे मीथेन, इथेन इत्यादि। इसका मतलब यह भी है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट के बीच 14 द्रव्यमान का अंतर है, क्योंकि CH2 का द्रव्यमान है 14। जैसे जैसे समजातीय श्रेणी में आगे बढ़ेंगे, अणु का द्रव्यमान बढ़ेगा। यदि हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन द्विआबंध डबल बॉन्ड हुए तो उस श्रेणी को एल्कीन कहेंगे, अर्थात नाम के अंत में ईन जुड़ जाएगा। उदाहरण के लिए इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन इत्यादि। इस श्रेणी में भी एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में CH2 यूनिट का अंतर है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस श्रेणी के किसी भी यौगिक को हम CnH2n इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे कि श्रेणी के दूसरे यौगिक इथीन में N की संख्या 2 होगी। अब यदि हम इस सूत्र में N की जगह 2 लिखें
तो इथीन के आणविक सूत्र C2H4 पाएंगे। इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन यौगिक में कार्बन कार्बन त्रिआबंध ट्रिपल बॉन्ड हुए तो उस श्रेणी को एल्काइन कहेंगे। नाम के अंत में आइन लगेगा। और वही महत्वपूर्ण बात कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में CH2 यूनिट का अंतर रहेगा। और इस कार्बन श्रेणी के किसी भी यौगिक को हम CnH2n-2 इस सूत्र द्वारा दर्शा सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि प्रकार्यात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं। जैसे OH अल्कोहल, Cl क्लोरीन, Br ब्रोमीन इत्यादि। ये प्रकार्यात्मक समूह यौगिकों को एक विशेष गुण धर्म प्रदान करता है। जब किसी हाइड्रोकार्बन के अंदर एक हाइड्रोजन को कोई और समूह विस्थापित रिप्लेस कर देता है तो उसे प्रकार्यात्मक समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए अल्कोहल OH लेते हैं। यदि मीथेन हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन की जगह OH अल्कोहल समूह जुड़ेगा तो नाम के आगे ऑल जुड़कर मीथेनॉल बनेगा। ठीक इसी प्रकार पूरी समजातीय श्रेणी की रचना होती है। मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल इत्यादि। आप अब तक समझ गए होंगे कि ये अल्कोहल की समजातीय श्रेणी है और यहां भी एक यूनिट से अगली यूनिट पर जाने के लिए CH2 जोड़ना है और एक यूनिट के अगली यूनिट पर जाने में 14 द्रव्यमान की बदल होती है। और क्योंकि सभी में एक ही प्रकार्यात्मक समूह OH जुड़ा है, इसलिए इन सभी के रासायनिक गुण धर्मों में भी समानता होती है। इसी प्रकार आप हाइड्रोकार्बन समूह में अलग अलग प्रकार्यात्मक समूह लगाकर समजातीय श्रेणियों की रचना कर सकते हैं। अतः अब आप समझ गए होंगे कि यौगिकों की ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ये है कि एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर जाने में एक CH2 और 14 द्रव्यम बढ़ोतरी होती है। जब किसी समजातीय श्रेणी में आणविक द्रव्यमान बढ़ता है तो भौतिक गुण धर्मों में क्रमबद्धता दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ गलनांक एवं क्वथनांक में वृद्धि होती है। पूर्ण रूप से प्रकार्यात्मक समूह के द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले रासायनिक गुण समजातीय श्रेणी में एक समान बने रहते हैं। आशा है आप सबको समजातीय श्रेणी से संबंधित कोई दुविधा नहीं होगी। आइए अब हम कार्बन यौगिकों के नामकरण की विधि का अध्ययन करें। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति समझने से पहले एक नाम का उदाहरण देखेंगे। जैसे श्री महेंद्र सिंह धोनी। इस नाम में श्री को प्रीफिक्स अथवा पूर्व लग्न कह सकते हैं। महेंद्र फर्स्ट नाम हुआ, सिंह मिडिल नाम और धोनी सरनेम है। ठीक इसी तरह कार्बन यौगिकों का नाम भी 5 हिस्सों में बटा है। आइए जानते हैं कि वो 5 हिस्से कौन से हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर आता है द्वितीय पूर्व लग्न, फिर आता है कार्बन श्रृंखला, फिर आता है द्वितीय अनुलग्न जो नाम के पीछे जोड़ते हैं, और फिर आता है प्राथमिक अनुलग्न। इस तरह हमारे कार्बन यौगिक का नाम 5 हिस्सों में बटा हुआ है। अब चर्चा करेंगे इस नाम पद्धति के नियमों की, परंतु ये एक बार में आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि गणित की ही तरह
इसमें आपको अभ्यास की आवश्यकता होगी। उदाहरणों के माध्यम से इसकी चर्चा करने से ये आपको समझ आने लगेंगे और आप किसी भी यौगिक का नामकरण करने में सक्षम हो जाएंगे। आइए जानते हैं नाम पद्धति के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको बताना होता है प्रतिस्थापी के बारे में। अब ये प्रतिस्थापी क्या होता है? जैसे केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर इसके अंदर हम किसी हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह फ्लोरीन लगा दें, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन दोनों कार्बन के साथ एक बंध बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगाया जा सकता है। अब ये क्या है? ये हैं प्रतिस्थापी, क्योंकि इन्होंने हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले ली है। अंग्रेजी में इसे सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब तक हमने 4 प्रतिस्थापियों की चर्चा की है। आगे और भी प्रतिस्थापियों के बारे में जानेंगे। यदि कार्बन यौगिकों में फ्लोरीन दिखे तो क्या लिखना है? नाम से पहले लिखना है फ्लोरो, और अगर क्लोरीन दिखे तो क्लोरो, ब्रोमीन दिखे तो ब्रोमो लिखेंगे, और यदि आयोडीन दिखे तो आयोडो लिखेंगे। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में क्या देखेंगे? देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है तो प्राथमिक पूर्वलग्न लिखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कार्बन में रिंग बन रही है क्या। ये आप सरलता से देख सकते हैं, अर्थात कार्बन की श्रृंखला सीधी है या रिंग बना रही है। यदि रिंग बनेगी तो आप साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर आप आएंगे मुख्य कार्बन श्रृंखला पर कि कितने कार्बन हैं। यदि एक कार्बन है तो लिखेंगे मेथ, यदि 2 कार्बन है तो लिखेंगे एथ, यदि 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप, यदि 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, यदि 5 कार्बन है तो लिखेंगे पेंट, यदि 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स, यदि 7 कार्बन है तो लिखेंगे हेप्ट, यदि 8 कार्बन है तो लिखेंगे ऑक्ट, यदि 9 कार्बन है तो लिखेंगे नॉन, यदि 10 कार्बन है तो लिखेंगे डेक। ये सीक्वेंस आपको अच्छी तरह याद होनी चाहिए। अब आप देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध सिंगल बॉन्ड है या द्वि आबंध डबल बॉन्ड है या त्रि आबंध ट्रिपल बॉन्ड है। यदि एकल आबंध है तो एन लिखेंगे, द्वि आबंध है तो ईन लिखेंगे, और यदि त्रि आबंध है तो आइन लिखेंगे। अब प्राथमिक अनुलग्न में आते हैं, क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। इसकी कार्बन के नाम के सबसे अधिक महत्व हैं, जैसे किसी नाम में सरनेम की महत्ता होती है। यदि प्राथमिक में OH या हाइड्रोक्सिल दिखे तो वो अल्कोहल है, इसके लिए आप लिखेंगे ऑल। CHO दिखे तो वो है एल्डिहाइड, इसके लिए आप लिखेंगे एल। COOH दिखे तो ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसके लिए लिखेंगे ओइक अम्ल। CO दिखे तो ये है कीटोन, और इसके लिए लिखेंगे ऑन। ये वे जादुई सूत्र हैं जिन्हें आपने एक बार समझ लिया तो आप कार्बन के किसी भी यौगिक का नाम लिख सकते हैं।